तो फर्ज करिए कि आप आज इंडियन आइडल या खतरों के खिलाड़ी देखकर सो गए हैं और दूसरे दिन आप उठे ही नहीं। रात जो सो गए दूसरे दिन उठे ही नहीं, तो क्या होगा? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये ख्याल सोच कर तो देखिए कि क्या आपके मन में किस प्रकार का डर, किस प्रकार की अशांति होगी। आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे होंगे अगर आप दूसरे दिन उठे ही नहीं तो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एक प्रकार का डर हो सकता है, एक प्रकार की अशांति हो सकती है, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रश्न का जवाब हम जानेंगे आज इस बुक के द्वारा, जिसका नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई बाय पोलो कोएलो। अब नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, यानी कि वेरोनिका ने निश्चय कर लिया है कि वो अब मरने वाली है। तो नाम तो है नेगेटिव। कई लोगों ने सिर्फ नाम, बुक के सिर्फ नाम से बुक को नहीं पढ़ी या सोचा होगा कि बुक तो बहुत नेगेटिव है भैया, इतना खराब या इतना नेगेटिव शीर्षक कभी हो सकता है? ऐसे तो नहीं होता है। आप सोचे, क्या कचरे लाल नाम के व्यक्ति की दुकान से आपको सोना मिल सकता है या नहीं? जी हाँ, अगर सोने का नाम कचरे लाल हो तो आपको कचरे लाल की जगह से सोना भी मिल सकता है, और सोने लाल नाम का युवक आपको कचरा उठाते हुए भी मिल सकता है। So never judge a book by its cover. So without further delay, let's start with it. I am Dr. Sudhi Dave and I am a PS doctor and part-time YouTuber. Best-selling book Veronica Decides to Die, Paulo Coelho, Book Talk. इस पूरी की पूरी बुक टॉक को मैंने 5 विभाग में बांटा है। उसके ये 5 पॉइंट्स हैं और उसके ये 5 उसके अनुसार समय है। आप कोई भी पॉइंट पर सीधे जा सकते हैं, या अगर आप इसकी पॉडकास्ट सुननी है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। प्यारी समझ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलो कोएलो के बारे में। तो सबसे पहले तो उनका नाम, तो कई लोग उनका नाम प्रोनाउंस ही गलत तरीके से कर सकते हैं। कोई भी लोग, कोई कहते हैं पोएलो कोएलो, कोई कहते हैं पोलो कोएलो। तो मैं भी हो सकता है उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, ऐसा हो भी सकता है। पर हम नाम में क्या रखा है, हम सीधे उनके विचार, उनका काम के बारे में चर्चा करेंगे। पोलो कोएलो को सब लोग उनकी सबसे बढ़िया बुक, सबसे अच्छी बुक, बेस्ट सेलिंग बुक अल्केमिस्ट, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले जाकर उसको पढ़ें। ब्राजील में पोलो कोएलो अपनी वाइफ क्रिस्टीना के साथ रहते हैं। पोलो कोएलो है, उनकी 2 बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। पहली बात तो ये कि उनका जो पूरा का पूरा वर्णन होता है, या उनके किसी भी जो लेख या आर्टिकल होते हैं या बुक होती है, वो सब के सब जीवन के प्रति हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें जीवन जीने का एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन देती है। दूसरी बात जो छू जाती है वो उनका एज इट इज चीजों को देखना, जो एक लेखक या कवि देख पाता है, हम सामान्य लोग नहीं देख पाते हैं। और वो उनका अवलोकन, उनके ऑब्जर्वेशन, वो उनकी जो बातें हैं, वो सामान्य व्यवहार के उनके ऑब्जर्वेशन हैं, वो ये सारी बुक में दिखाते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे है, और तो अगर आपने पोलो कोएलो को नहीं अभी तक फॉलो किया तो आप फेसबुक या इंस्टा पे उनको फॉलो कीजिए। कई सारी बुक है, जैसे अल्केमिस्ट है, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई हो गई, फिर 11 मिनट्स हो गई, देन एडल्ट्री हो गई। सारी उनकी बुक पर से कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, तो आप वो मूवीज भी देख सकते हैं और ये सब बुक भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला वेरोनिका नाम की लड़की होती है। झूठ बोल रहा है। जो वेरोनिका होती है उसकी जिंदगी में एक रूटीन होता है, वो रूटीन हमेशा ही चलता रहता है। उसमें उसे कोई भी दुख नहीं होता, कोई भी ऐसी कठोर परिस्थितियां का उसका सामना नहीं करना पड़ता। उसकी लाइफ सीधे स्मूथ चली जा रही होती है, और इस रूटीन से परेशान होकर उसकी लाइफ में कोई कुछ भी नया नहीं होता। उससे उसको जिंदगी की ओर से अपना जो पूरा का पूरा जो नजरिया है वो नेगेटिव हो जाता है, और वो नींद की गोलियां खाकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। और फिर थोड़े समय के बाद उसकी आंख खुलती है और उसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं रस्सी से, एक पलंग के साथ, एक बेड के साथ वो पूरी की पूरी बंधी हुई है, और उसके शरीर में ऐसे सुई और नलियां घुसाई गई है, और वो अपने आप को उठने के लिए असमर्थ होती है।
और धीरे धीरे वो समझती है कि वो एक अस्पताल में है। ये जो अस्पताल है वो ऐसा वैसा अस्पताल नहीं, पर ये तो है विलेट, जो कि मानसिक रोगों की दर्दियों का अस्पताल होता है। फिर उसे बताया जाता है कि ये जो नींद की गोलियां है उससे उसकी जान तो नहीं गई, पर उससे ये नींद की गोलियां की जो एडवर्स इफेक्ट है, जो उसकी विपरीत असर है, उसके हार्ट पर पड़ी है, उसके हृदय पर पड़ी है, और हृदय का जो एक कोना है वो बंद हो गया है और कुछ ही दिनों में वो अब मरने वाली है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मृत्यु उसके सामने है। पहले वो खुद मृत्यु को लाना चाहती थी, अब जब थोड़ा समय बाकी है मृत्यु में, तब कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है, उसकी सारी विचारधाराएं क्या क्या होती है। और उस जो मानसिक लोगों की अस्पताल होती है विलेट, उसमें ऐसे कई सारे लोग उसे मिलते हैं। तो सबसे पहले उसको एक जेडका नाम की स्त्री मिलती है। ये जो जेडका नाम की जो स्त्री है वो बहुत ही बुद्धिशाली होती है, पर वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है। दूसरी जो स्त्री उसे मिलती है मैरी, रेप्यूटेड लॉयर थी, पर उसको पैनिक अटैक्स आते थे। तीसरा जो बंदा उसे मिलता है उसका नाम होता है एडवर्ड, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है उससे पीड़ित होता है। और चौथा जो उसे मिलता है वो है डॉक्टर इगोर, जो कि ये सब पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं। फिर ये सब लोगों के साथ बातचीत करके, जिंदगी के हर एक पल में जी के, जब उसके मृत्यु महाद्वार पर खड़ी है, मृत्यु सामने है, तब उसको पियानो बजाने का मन होता है, उसको गार्डन में फिरने का मन होता है, उसको बातें करने का मन होता है, और बातें नहीं भी करने का मन भी होता है। उसको खुल के जीने का मन करता है। मृत्यु उसके सामने खड़ी है, फिर उसे जीवन क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें है, पागलपंती क्या है। और ये जो सवाल जो हमने सबसे पहले बोला था ना, कि अगर आप एक दिन आपको पता चले कि आप रात में सो गए, दूसरे दिन उठे ही नहीं, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है, और उस ख्याल से आप क्या क्या एक्शन लेते हैं आज में, जब आप जिंदा है तब। एक तरफ वो सामने से मृत्यु को लेना चाहती थी तब, और उसका जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये विलेट में आकर, जो कि मानसिक रोगों की हॉस्पिटल है, फिर भी वहां से उसको कहां से इंस्पिरेशन मिलती है, और उसको जिंदगी के और एक पूरा का पूरा नया नजरिया मिलता है। वाह क्या सीन है। वेरोनिका है वो आधुनिक युग के इंसान का प्रतिनिधित्व करती है, जो इंसान को हरदम सब कुछ होने के बावजूद हरदम एक कुछ कमी सी लग रहती है, कुछ एक खटक रहा होता है कि कुछ एक मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, इसका आंसर ये पूरी की पूरी बुक में दिया है। और लास्ट में ये जो पूरी की पूरी जो नॉवेल है, जब एंड में होती है, तब ये बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आता है। अगर आपने पूरी की पूरी ये नॉवेल पढ़ी है तो कमेंट में मुझे बताइए कि वो क्या ट्विस्ट आता है। वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, पोलो कोएल्हो की उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि लेखक को कब लगा कि मुझे ये जो बुक है वो लिखनी चाहिए। अल्केमिस्ट जैसी प्रेरणादायी बुक, मोटिवेशनल बुक, और ये वेरोनिका जैसी बुक के जो राइटर है वो खुद ये मानसिक रोगों के पेशेंट के हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट रह चुके हैं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? उनको एक बार नहीं 3 बार उनको इस तरह की हॉस्पिटल में उनका दाखिला हुआ है। तो आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। और उनका दाखिला क्यों हुआ था, वो भी एक मामूली से कारण की वजह से, क्योंकि उनको जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना था, उनको आर्टिस्ट बनना था, इसलिए उनको समाज ने असाइलम में डाल दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और वो भी 3 बार। पोलो कोएल्हो ने डिसाइड किया था कि वो 3 बार मानसिक रोगों के अस्पताल में रहे हैं तो उनके बारे में कुछ तो लिखेंगे ही। पर उनका दूसरा भी निश्चय था कि उनको जो असाइलम में डाला गया उसका रिग्रेट उनके पेरेंट्स को खूब था, और इसलिए उनके पेरेंट्स खूब अपने आप को कोसते थे कि उन्होंने क्यों अपने बेटे को असाइलम में डाला, इसलिए उनको बहुत ही गिल्टी फील होता था। पोलो कोएल्हो ने डिसाइड किया था कि जब उनके पेरेंट्स ये दुनिया में नहीं रहेंगे तब ये बुक लिखेंगे। पर हुआ क्या, 1997 में जब ये बुक उन्होंने लिखी थी तब उनकी मदर तो एक्सपायर हो गई थी, पर उनके फादर थे वो जिंदा थे, तो इसलिए उनकी जो निश्चय था वो तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं था। पर फिर उन्होंने ये वेरोनिका, उनकी फ्रेंड है, उसने ये वेरोनिका, उनकी फ्रेंड का नाम भी वेरोनिका था, और ये जो नायिका है उसका नाम भी वेरोनिका है, पर दोनों वेरोनिका अलग अलग है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड वेरोनिका से ये वेरोनिका की बातें सुनी,
तब उनको पता चला कि मेरे बारे में तो लिखना नहीं है, मुझे जो लिखना है ये वेरोनिका के बारे में, तो मैं लिख सकता हूँ। इसलिए उनकी प्रतिज्ञा भी भंग ना हो और वो ये बुक भी लिख सके, इसलिए उन्होंने फिर ये बुक लिखी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये पूरी बुक है, उसमें से आपको क्या याद रखना है? इंसान को खड़ा रहने के लिए संघर्ष करना है, सुकने के लिए नहीं। अगर उसे खड़ा रहना है, उसे आगे बढ़ना है, तो संघर्ष उसके सामने आता है। तो अगर आप संघर्ष में चल रहे हो तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझना कि आप संघर्ष कर रहे हो, यानी कि आप जिंदा हो और आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। इंसान दूसरों को इसलिए मदद करता है क्योंकि उसे खुद को लगे कि मैं अच्छा इंसान हूँ। वो खुद को जताने के लिए दूसरों को मदद करता है, उसे किसी और की पड़ी नहीं है। वेरोनिका संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से, पर वो ग्रो नहीं कर रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो किसी भी मुश्किलियां, किसी भी कठोर परिस्थितियां में आ ही नहीं रही थी, वो सबको अवॉइड कर रही थी। इसलिए वेरोनिका है वो सेटिस्फाइड तो थी, पर उसकी लाइफ में कुछ स्पार्क्स, कुछ नयापन वो नहीं आ रहा था। इंसान किसी के कहने से कुछ नहीं सीखता, उसको खुद ही सीखना पड़ता है और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, खुद ही उसको आचरण करना पड़ता है। मृत्युंजय में भी कहा था ने कि इंसान को अपने बलबूते पर की गई ही शक्ति ही काम आती है, न ही कि दूसरों के बल पर की गई हासिल की गई शक्ति। लोग अपने आप को क्यों कोसते हैं, क्यों अपने आप को धिक्कारते हैं लोग? तो वेरोनिका उसका जवाब देती है कि लोगों में एक डर सा लगा है, लोगों में कायरता सी बनी है कि लोग हैं वो जो सब कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया कर रही है, उसके मुताबिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग डर रहे हैं और इसीलिए लोग अपने आप को धिक्कारते हैं इस मामूली वजह से कि सब कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसे क्षुल्लक कारणों की वजह से लोग अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, बल्कि उन्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मैं जो सब कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे वे में आगे बढ़ रहा हूँ। किसी भी तकलीफ या मुश्किलों को टालने का सबसे बढ़िया उपाय है कि जो जिम्मेदारी है उसकी वो साझेदारी में लेना। कि किसी भी कोई एक गलती है, उसका 5-6 आदमियों ने अपने आप पर जिम्मेदारी ले ली, तो कोई भी किसी पर भी उंगली नहीं उठा नहीं सकता अगर उन्होंने साझेदारी में जिम्मेदारी ली है। इंसान हमेशा हरदम चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले, 9 to 5 का जॉब हो और उसको दोपहर की नींद मिले, वीकेंड मिले, अच्छा तो ये सब हो। पर जब उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो वो हमेशा ही उसकी इच्छा रखता है, तो उसके पाने के बाद उसको ये सब मीनिंगलेस लगता है, अर्थहीन लगता है ये सब। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आध्यात्मिक के मार्ग की 2 सबसे बड़ी कठिनाइयां है। एक तो सही समय आने की प्रतीक्षा करनी और दूसरा सही समय आएगा इसकी आशा रखते हुए कभी भी निराशा में न जाना। जीवन को समझने का प्रयत्न करना ही सच्ची समस्या है। ये समस्या के ऊपर एक लेयर है दूसरा कि जीवन नाम की समस्या को समझना, बल्कि जीवन को समझना ही एक समस्या है, सोचना इसके बारे में। कितना भी हो, 1 साल, 2 साल, 1000 साल, समय हमेशा कम ही लगता है। परीक्षा के पहले कितने भी दिन हो, 1 साल, 15 दिन, 5 दिन या 5 घंटे, हमेशा समय कम ही लगता है। वेरोनिका और मैरी के बीच में बातें होती है, फिर मेरी समझ आती है कि मुझे खुद को पसंद करना है, मैं खुद को पसंद करती हूँ, अपने आप को पसंद करना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। विचार अच्छा हो या बुरा हो तभी काम का है जब उसका इस्तेमाल किया जाए, बाकी कितना भी अच्छा सोच लो व्यर्थ है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो। जीवन को जीने की सीधी और सटीक व्याख्या है खुद जियो, खुद के बल पर जियो और दूसरों को जीने दो। अगर आप जियोगे तो आपके इंसान के अंदर का जो भगवान है वो आपके साथ जिएगा, और ये जो आपके अंदर का जो भगवान है ना, उसे समस्याएं पसंद है, उसे चुनौतियां पसंद है, क्योंकि उसको चुनौतियों से लड़कर आगे आना है, खुद को साबित करना है, खुद को दिखा देना है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसको समस्या चुनौतियों से भागने में मजा नहीं आता,
इसलिए अपने अंदर के भगवान को, अपने इंसान के अंदर के भगवान को जिंदा रहने के लिए चुनौतियों का सामना करें। आप अलग हो, पर पता है क्या बीमारी क्या है? कि आपको सबके जैसे बनना है। आप अलग हो ही, सबके जैसे नहीं हो, पर आपको बनना है सबके जैसा। तो यह बीमारी हुई ना। बहता झरना बनो, नहीं कि हौज में संग्रहित किया हुआ पानी जो कहीं भी जा नहीं सकता, एक ही जगह ठहरता रहता है। सरलता और आरामदायक परिस्थिति से कहीं बेहतर है साहसपूर्ण जिंदगी का एक दिन। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। मृत्यु की सभानता ही और उत्साह से जीवन जीने का मोटिवेशन देता है। और उत्साह से जीवन कैसे जियो? अगर आपको जीना है तो मृत्यु की सभानता रखनी है। आखिर में जो सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हाट इज द नटशेल ऑफ दिस वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई स्टोरी? तो जीवन का जो हर एक पल है, जीवन का हर एक पल है वो चमत्कारिक है। आप कहीं भी नहीं जानते कि कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस क्षण भंगुर जीवन में अनपेक्षित स्थितियों के निर्माण के बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? तो आपके हाथ में है आपका जीवन, आपके जीवन का हर एक पल जो आपको खुद से जीना है। और हर एक जीवन का हर एक दिन, हर एक नया दिन चमत्कारिक है। और एवरी डे इज न्यू बिगिनिंग, अ न्यू गिफ्ट टू यू फ्रॉम योर गॉड। पहले तो स्टोरी है वो पकड़ कर रखती है हमें, इसलिए स्टोरी के बीच बीच में जो फिलोसफिकल बातें होती हैं ये भी हम अच्छी तरह से अपने आप में रुक करके, ठहर करके अपने आप में बिठाते हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न है, गीता भी हमें सिखाती है कि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढना है, आपको सही प्रश्न करना है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं जो कि हमारी सामान्य विचारधारा से बिल्कुल अलग है, और ये हमारी विचारधारा को चूर चूर कर देता है और हमें उस सत्य को दिखाता है। बारीक बारीक वर्णन आता है कि जब वेरोनिका है वो उसने ठान लिया है कि उसको मरना है, तो उस समय पर उसको एग्जैक्ट क्या थॉट्स आते हैं। वर्णन ऐसा करते हैं कि आपको लगता है कि मानो आप उस रूम में ही हैं जहाँ वेरोनिका रहती है, आप उस विलेट असाइलम, उस पागल खाने में हैं जहाँ वेरोनिका और उसके पागल साथी, जो हमारी भाषा में पागल कह सकते हैं, पर वैसे तो वो विशिष्ट इंसान है जो अपनी तरफ से जीते हैं। तो आप उस पागल खाने में उस वक्त पहुंच जाते हैं, हर एक आदमी के नजदीकी जीवन में पहुंच जाते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। पोलो कोएल्हो खुद मेंटल हॉस्पिटल में गए हैं, तो उन्होंने जो ये मेंटल हॉस्पिटल का जो वर्णन किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि वैसे तो हम मेंटल हॉस्पिटल के बारे में इतने नजदीक से जान नहीं सकते जैसे इस बुक में दिखाया गया है कि वहाँ असलियत में क्या होता है, असलियत में कौन कौन सी ट्रीटमेंट, कौन कौन से ऐसे उनके नियम होते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ वहाँ भी है वैसे। और ये जो हॉस्पिटल पॉलिटिक्स होता है ये भी बताया गया है। 3 बातें हैं पूरी बुक में, ये 3 किस्से या 3 शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हैं या 3 फैक्ट्स कह सकते हैं, ये मुझे पसंद आए। तो सबसे पहले जो जेड का नाम की कोई जो पेशेंट होती है वो वेरोनिका को पागल कौन है उसके बारे में एक बढ़िया स्टोरी सुनाती है कि एक बार क्या होता है कि एक पूरे राज्य में एक जादूगर ने एक कुएं में ऐसी दवाई डाल दी जिससे लोग पागल हो जाए। तो सारा गांव जो था वो उस कुएं से पानी पीता था, तो उस कुएं से सबने पानी पिया तो सब लोग पागल हो गए। तो अब सब प्रजा है वो पागल है, राजा है उनका कुआं तो अलग था, उनका शाही कुआं था, तो इसलिए वो लोग तो शाही कुएं से पानी पीते थे, तो वो लोग पागल नहीं हुए, सिर्फ प्रजा ही पागल हुई। तो अब क्या होता था कि राजा जो कुछ भी कहता था वो पागल लोग समझ नहीं पाते थे, या वो लोग कहते थे, जो पागल प्रजा थी वो कहती थी ये राजा तो पागल है, कैसे भी नियम बना देता है या कुछ भी बोलता है, और राजा के नियम को पालन नहीं करती थी। फिर एक दिन रानी को क्या विचार आया कि रानी ने बोला कि ये प्रजा है वो क्या कर रही है, तो ये उस कुएं से पानी पीती है, तो चलो हम भी ना उस कुएं से पानी पिए। तो राजा और उनकी सारी फैमिली ने भी उस कुएं वाले पानी जहाँ जादूगर ने उस पागलपंती वाली दवाई डाली थी वो दवाई वाला पानी खाया, और सब राजा भी पागल हो गए, राजा की पूरी फैमिली भी पागल हो गई। अब राजा भी पागल और प्रजा भी पागल। तो क्या हुआ कि अब राजा जो नियम बनाते थे, पागल राजा जो नियम बनाते थे वो पागल प्रजा है वो मान लेती थी, वो पागल प्रजा है वो राजा के साथ पूरी की पूरी सहानुभूति रखती थी कि राजा तो अच्छे नियम, राजा तो अच्छा है, राजा तो अच्छे नियम बनाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि
सबसे पहले जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड को देखते हैं तो कीबोर्ड में जो लेटर्स हैं वो उल्टे पुल्टे हैं, मतलब ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। कीबोर्ड के जो लेटर है वो ABCD उसके हिसाब से नहीं है। तो हम ऐसे ही अपने सबकॉन्शियस में उसका आंसर वैसे ही दे देते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि पहले जब ये कीबोर्ड बना था तब ऐसा हुआ होगा कि ये जो स्पेलिंग जो नजदीक वाले हैं ये उनका उपयोग ज्यादा होता था तो आसानी से यूज कर सके, इसलिए कीबोर्ड को ऐसा बनाया होगा, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे। तो ये बात भी मैं आपको सच बतला दूं कि जब कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था तब क्या होता था कि उन्होंने सबसे पहले उनमें दिमाग नहीं था क्या, तो उन्होंने ABCD ऐसे ही क्रमानुबंध लेटर्स ही कीबोर्ड में डाले थे। पर उस जमाने में जो मतलब इनपुट से प्रोसीजर करके जो आउटपुट होता था वो इतना जल्दी नहीं होता था जितना आज के जमाने में है। तो तब क्या होता था कि तब ABCD पास में होता था तो सबको इजीली मिल जाता था कि B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद E है, तो वो लोग जल्दी से ढूंढ लेते थे और जल्दी से टाइप करते थे। पर स्पीड इतनी नहीं थी कि इनपुट से आउटपुट जल्द आए, और इस चक्कर में उनकी जो सारी कीज है वो एक दूसरे में उसका इनपुट चला जाता था और आउटपुट बराबर से नहीं आता था क्योंकि लोग जल्दी टाइप करते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि जो पूरी की पूरी जो कीज है वो उलट पुलट कर दी, मतलब A कहीं और, B कहीं और, C कहीं और, D कहीं और। इससे क्या हुआ कि लोगों को ढूंढना पड़ा, इसलिए लोगों की जो टाइप करने की स्पीड थी वो कम हो गई। तो कम हो गई तो क्या हुआ कि उनका जो इनपुट और आउटपुट होने की जो प्रोसेसिंग थी वो मतलब स्मूथ चलने लगी। पहले फास्ट थी तो आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था, पर अब जब इनपुट धीरे धीरे जा रहा है तो आउटपुट अच्छा आने लगा। तो इसलिए कीबोर्ड में ये जो सारे लेटर्स है वो बिखरे पड़े हैं। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तीसरी बात जो हमें हंसाती भी है ये पागलखाने के बारे में, मतलब जो ये मेंटल असाइलम है, ये जो पागल लोगों की हॉस्पिटल के बारे में, उसका जो वर्णन किया है कि जो पागल लोग हैं वो अंदर हॉस्पिटल में रहकर उस जो असाइलम है उस जो विलेट क्या क्या फायदा बताते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ देखो बेरोजगारी है ही नहीं, सब लोग काम में है, फिर यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में सोने को मिलता है, कोई कमाने जाने का टेंशन नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर नियम नहीं बना सकता कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, क्योंकि अगर आप नियम के अनुसार भी नहीं चलते हैं तो लोग आपको ऐसे ही स्वीकार करेंगे क्योंकि आप तो पागल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वैसे तो जो लोग हैं मेंटल असाइलम वाले वैसे तो वो आम आदमी की तरह वैसे सब लोग रहते थे, पर जब ऊपर से चेकिंग करने लोग आए या ऊपर से कोई बड़े डॉक्टर साहब आए चेकिंग करने के लिए तो अचानक वो लोग तमाशा करने लगते थे या पागल होने की एक्टिंग करते थे, क्योंकि तो ही लोगों को लगेगा कि ये लोग पागल है, वरना ये लोग भी आम लोगों की तरह उसमें ऐसे ही पड़े रहते थे, जैसे जेल में लोग नहीं पड़े रहते वैसे ही पड़े रहते थे। और इसमें ये बहुत ही सही उपमा अलंकार का उपयोग किया गया जो मुझे सबसे पसंद आया कि ये जो सब पागल लोग हैं वो बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते, मतलब वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो लोग हैं उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा हुआ। तो वो जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम आता है ना, जो इसका उसमें जो फिश होती है, बड़ी फिश छोटी फिश, ये सारी जो फिशेज होती है उनका आपस में रिश्ता कैसा होता है कि वो बाहर समंदर में भी नहीं जा सकती, बाहर तालाब में भी नहीं जा सकती, पर उनका पूरी दुनिया, उनका पूरा जीवन उस आर्टिफिशियल एक्वेरियम में ही है और वहां ही वो खुश है। वैसा ही रिश्ता इन जो विलेट में रहने वाले लोग हैं, जो पागल लोग हैं, उनको एक दूसरे का रिश्ता वैसा है। क्या बढ़िया था गुरु। अंत में ये पूरी बुक है वो आपको एक बात तो पढ़नी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी के बारे में पूरी बुक है। आपको एक जो प्रिकॉशन है वो क्या लेना है कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरी बुक नेगेटिव है, या आप अगर वैसे ही इसका टाइटल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही नेगेटिव है, पर ये कहीं भी आप बुक है वो वैसे ही छोड़ मत देना, पूरी की पूरी पढ़ना, क्योंकि अगर एक नेगेटिव चैप्टर आएगा तो उसके बाद पॉजिटिव आएगा और कैसे उस नेगेटिव वो उस पॉजिटिविटी में टर्न किया है वो भी आएगा। तो कहीं भी ये बुक आधी मत छोड़ना। सो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे, भवतु सब मंगलम।